जब आपने दुकानदारों पर टैक्स लगाया था तो मुझे याद है मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा था मिफ्ता भाई ज़रा आप संभल जाएं, और फिर थोड़े अरसे बाद हमने देखा आप फारिग हो गए। क्या दुकानदारों पर, रिटेलर्स पर टैक्स नहीं लग सकता इस मुल्क में? देखिए मालिक साहब, 3,000 रुपये दुकानदार से मैंने टैक्स लगाने की बात की थी, जो 100 रुपया रोज़ का होता है। ठीक है, एक पान वाला भी जो है ना वो 100 रुपया तो दे सकता है रोज़ का टैक्स, इससे ज़्यादा तो भत्ता देते हैं पुलिस वालों को। ठीक है, एक बात। दूसरी बात देखें, जब मैं और आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी स्टोर पे, या सुपरमार्केट में चले गए, या गुलबर्ग में चले गए, या कराची में आप डिफेंस में चले गए, तो स्टोर पे जिस पे जाते हैं तो रोड पे गाड़ी चला के जाते हैं ना। वो रोड किस पैसों से बनता है? वो हमारे हुकूमत के पैसों से बनता है ना। तो अगर आप दुकानदार ये चाहता है कि रोड बना दो ताकि मेरा कस्टमर आ जाए, स्ट्रीट लाइट लगा दो ताकि मेरा, नहीं तो फिर एतराज कहां से होता? आपकी अपनी दुकानदार आपकी जो माजी की पार्टी है PMLN, उसने खुद नहीं इस पे मानी थी, पार्टी ने आपका रोक दिया था इनिशिएटिव। देखिए मैं सच्ची बात है, थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, लेकिन सारी पार्टी का कसूर इसमें नहीं है। पार्टी के बहुत ज़्यादातर लोग मेरे जो सपोर्ट करते थे वो ये, और पीपल्स पार्टी के लोग भी सपोर्ट करते थे, बिलावल भुट्टो साहब और दीगर लीडरान, की जो मिफ्ता कर रहा है, जो IMF से बात करना, वापस पेट्रोल को सब्सिडी ज़ीरो करना, ये ज़रूरी है, वरना मुल्क दिवालिये की तरफ चल जाता। शहबाज साहब ने भी बड़ी सपोर्ट करी, लेकिन डार साहब खुद जो थे वो वज़ीर बनना चाहते थे, और उन्होंने दिन रात उस पर जो है वो प्रोग्राम करवाए मेरे खिलाफ। आप भी जानते हैं कि कितने लोगों से, एंकरों से प्रोग्राम करवाते थे, ट्वीट करवाते थे, मियां साहब के कान भरते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि फिर पार्टी ने फैसला करा कि मिफ्ता को हटा दो, तो उन्होंने मुझे हटा दिया। मैं तो खामोश था, लेकिन उसके बाद जब मुझे फिर लगने लगा कि ये IMF से जब आंखें दिखाएंगे और डिफॉल्ट करेंगे, तो फिर मैंने बात की। मैंने फिर उसके बाद प्राइवेटली भी बात करी है मुस्लिम लीग के अंदर, और पब्लिकली भी बात करी कि भाई आप देखिए, मेरा तो हर चीज़ पाकिस्तान में है, मैं तो 100% पाकिस्तान में वेस्टेड हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये मुल्क की इकॉनमी बढ़े, मैं तो कहीं नहीं जा सकता हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये मुल्क की इकॉनमी चले, मैं तो चाहता हूँ कि इस मुल्क की मईशत बढ़े। तो मतलब आप अपनी अना की खातिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएंगे? आप बोले मैं IMF की आंखों में आंखें देख के बात करो, भाई आपने देख के कर ली, क्या हुआ? ये मुझे बताएं, जरा बिजली पे आ जाएं। ये बिजली का सबसे बड़ा क्राइसिस, आपने बात किया डिस्को को प्राइवेटाइज करने का। आप लोग कहते हैं आप लोग भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे। जो आप लोगों ने इनिशियल PMLN की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए वो बड़े लॉपसाइडेड थे, और वो फ्रंट लोडेड जब किए गए तो उसकी ये दलील दी गई कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि वो 10 या 15 साल जो था उसके बाद हैंड ओवर होने थे हुकूमत को। तो इनिशियल में उनको सारे फ़ायदे दे दिए गए, फ्रंट लोड कर दिया गया, बाद में वो अमेंड कर दिया गया, फिर डॉलर से रुपए में किया गया, बाद में फिर रुपए से डॉलर में कर दिया गया। एक तो चीज़ मुझे ये बताएं, मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में 148 रुपये पे डॉलर का रेट पैक कर दिया गया था कि इस रेट पे आपकी पेमेंट होगी डॉलर रुपीज़ की। वो आपको क्या इतला है कि अभी वही रेट पे इनको पैसे मिल रहे हैं कि इनको 300 के रुपये पे डॉलर कैलकुलेट हो रहा है IPPs को? देखें IPPs को 3 हिस्से में अगर 1 मिनट आप तोड़ लें। एक IPPs लगे थे 1994 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पॉलिसी के मुताबिक, दूसरे IPPs लगे 2002 की मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज के मुताबिक, और तीसरे IPPs लगे जो 2013 के बाद मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी के अंदर। जो खान साहब ने रीनिगोशिएट किए थे वो सिर्फ मुशर्रफ साहब की पॉलिसी वाले थे, जो 2002-2003 के बाद लगे थे। जो पाकिस्तानी ओनर्स थे उनके साथ हमने रीनिगोशिएट किया था। हमने जो चाइनीज़ कंपनीज थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था रीनिगोशिएट करने का, जो मियां नवाज शरीफ के ज़माने में लगे हैं। और जो 94 में लगे हुए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में या उससे पहले जो हुकूमत के ज़माने थे, उनका अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। उनको तो अगर हम चाहें तो उनसे लेना बंद भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक सेकंड मुझे क्लियर कीजिएगा, जो 94 वाले लगे हुए हैं उनसे हम बाउंड नहीं हैं, मगर हम उनको अभी भी कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं? नहीं, कैपेसिटी चार्ज तो अब नहीं उनको नहीं दे रहे। ठीक है। 94 वाला जो मुझे याद, अगर जो रह गए मेरे ख्याल से वो तो 30 साल हो गए, जिसके 30 साल अगर अगले साल हो जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी चार्जेस तो खत्म हो गए। तो वैसे भी आखिरी वक्त में कोई इतनी ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस नहीं होते। ये जो 2002 के जो लगे हुए हैं वो, और जो अभी जो 2013 में लगे हैं उनके कैपेसिटी चार्जेस ज्यादा हैं। तो ये अभी 148 पे डॉलर कैलकुलेट हो रहा है उनकी पेमेंट का, कि ये 300 वाला कैलकुलेट हो रहा है? 148 पे हो रहा है मेरे ख्याल से, जो 2002 के जो जिनसे रीनिगोशिएट हुआ है, जिनसे नहीं हुआ उनका नहीं हुआ, लेकिन जिनसे रीनिगोशिएट हुआ है उनसे इस पे 148 मेरे ख्याल से कैलकुलेट। इनके साथ टोटल रीनिगोशिएट आप लोगों ने कोशिश की थी
तमाम लोगों से बैठ के बात करने की, बिकॉज सबसे बड़ी तबाही तो ये कैपेसिटी चार्जेस और सब कुछ है ना। देखिए मालिक, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल है कि एक मरतबा हुकूमत को कॉन्ट्रैक्ट करके रीनिगोशिएट करना चाहिए ज़बरदस्ती, नंबर एक। नंबर दो, हुकूमत की गलती ये है कि हुकूमत को पहले ऐसे लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं जाना चाहिए अगर आप समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि हमको हर प्रोजेक्ट की एक्सटर्नल वायबिलिटी देखनी चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, इसके अंदर चलो हम रुपए में वायबल होता है, ये बिजली बनाएगा और बिजली ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन ये बिजली बना के रुपए में अर्न करेगा तो हम इसको डॉलर कहाँ से लेकर आएंगे? हमने इसकी एक्सटर्नल वायबिलिटी नहीं देखी। जो 2013 से 2018 में प्लांट लगे, आपने पाकिस्तान में बिजली डबल कर दी जो कि ज़रूरी थी, लेकिन साथ साथ क्या आपने पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल करी? आंसर इज नो। क्या आपने पाकिस्तान में बरामदात हमारी डबल करी? तो उसका भी जवाब नहीं है। तो जब आपने ऐसी मईशा की माशियत पॉलिसी रखी, माशी पॉलिसी रखी, जिसके तहत आपने रुपए को नीचे नहीं जाने दिया, आपने डॉलर को आर्टिफिशियली रोक के रखा, तो आपकी बरामदात नहीं बढ़ी। आज जो क्राइसिस है पाकिस्तान का वो इसलिए है कि हमारी बरामदात नहीं है उस मुताबिक जितनी हमारी जीडीपी है। अगर हम थोड़ी सी बरामदात बढ़ा लेते तो हम अच्छा रह जाता, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा लेते तो अच्छा रहता। मुझे एक चीज बताइए, चीजें नहीं करी, लिहाजा फिर हमको मिस्टर ये चीज़ बताइए कि अब हम बोरिंग करें, ये भी हम जो ढूंढ रहे हैं 4.5 बिलियन, ये भी आके ये फाइनेंसिंग नीड्स ही पूरी होंगी, इसके पैसे उसको दे दिए, एक जेब से निकाल के दूसरी में दे दिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं जब तक प्रोडक्टिव बोरोइंग नहीं होगी कि वो पैसा आके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगे जिससे आपका एक्सपोर्ट सरप्लस बने, वो बने। अब अगर ये पैसा आता भी है, गैप आप फिल भी कर लेते हैं, तो ये बैलेंसिंग ऑफ बुक्स हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ये प्रोडक्टिव बोरोइंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और ख़ुद मैं एडीबी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि जब इंपोर्ट खुली है और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं सब कुछ, इससे और दबाव बढ़ेगा रुपए के ऊपर। अगेन वी विल सी द राइज ऑफ डॉलर, डॉलर ऊपर जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। कम से कम 25% देखी जा रही है थ्रू आउट 2024 में, ग्रोथ बड़ी मिनिमल है। अब जब आप देखते हैं कि हमने 3 साल में कोई 90 बिलियन डॉलर देना है, पहले फाइनेंशियल ईयर में कोई 24 है, फिर 32 है, फिर इसी तरह आगे जा रहा है, ये 20-20, 30-30 बिलियन डॉलर्स कहाँ से आएंगे जब हमारे पास इंपोर्ट्स भी खुलेंगी? तो फिर अगेन वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। पाकिस्तान क्या है, एक डेड एंड है क्या? ये ब्राज़ील की तरह या दूसरे मुल्कों की तरह क्या हम उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि हमें एक नई करेंसी छापनी पड़े ताकि जितना ब्लैक मनी है और दूसरा मनी है वो सारा ज़ाया हो जाए? आर वी गोइंग टू दैट एक्सट्रीम? अच्छा मालिक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट उस रीनेगोशिएशन से बात कर लूँ आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो हमारे जो आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट नहीं हुए वो अमूमन चाइनीज़ कंपनियों ने फाइनेंस करे हुए या कुछ अमेरिकी और कनेडियन कंपनीज ने किए हुए थे। वर्ल्ड बैंक का और IMF का बड़ा प्रेशर था हम पे, हमारी हुकूमत पे भी, जब मैं भी वजीर था, कि इनको रीनेगोशिएट करो। लेकिन चाइना वाला जो थे, चाइना वाले ये बात करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड सच्ची बात यह है कि जब भी हमने चाइना को कुछ कहा है तो चाइना ने हमने जब भी चाइना को पैसे वापस दिए तो उनसे ही कर्ज लेके उनके पैसे वापस दिए। तो हम किस मुंह से जाके उनको भी कहेंगे यार आप रीनेगोशिएट करें, क्योंकि उनको भी हमने 1.5 साल से 2-2 साल तक काफी या 6-6 महीने तक पैसे नहीं दिए हुए होते। तो हमारी भी पोजीशन बड़ी वीक है और इसमें थोड़ी सी ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी कि वो चाह रहे थे कि चाइनीज़ के साथ हमारा एक रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाए। तो ये ज़रा सा एक मुश्किल मरहला था।